नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए जियोग्राफी चैप्टर 3 और ये क्लास 8 के सोशल साइंस के भूगोल का चैप्टर है। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 को कंप्लीट करवाया है। आपने यदि उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। यह एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको कितना भी पढ़ा लूँ, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। मतलब बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा टॉपिक हो सकता है ये, क्योंकि जिस पे पूरा विश्व टिका हुआ है वो टॉपिक छोटा कैसे हो सकता है। खेती ही एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण परितंत्र का संचालन सही तरीके से हो रहा है। ये जीव जंतु, पेड़ पौधे जितने भी हैं, सब कहीं ना कहीं कृषि के माध्यम से ही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर 3 एग्रीकल्चर, जिसे हिंदी में हम कृषि कहते हैं। आज इसके सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है कृषि के आर्थिक महत्व। सबसे पहले तो आप कृषि को समझ लीजिए, उसके बाद इसके महत्व को समझिएगा, आर्थिक महत्व को समझिएगा, सामाजिक महत्व को समझिएगा, सांस्कृतिक महत्व भी है कृषि के लिए। इन सब मुद्दे के बारे में बात करेंगे बाद में। अभी सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, खेती के बारे में। तो बच्चा बच्चा हमारे भारत का ये जानता है कि खेती क्या होता है, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो गांव का हो। हाँ, ये जरूर है कि शायद कुछ बच्चों ने अभी तक खेती देखा नहीं होगा, खासकर शहर के बच्चे जो शहरों में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं। ऐसे बच्चों ने शायद अभी तक कृषि नहीं देखा होगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो हैं वो कृषि के बारे में जानते भी हैं और कृषि को देखा भी होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कृषि के बारे में कि खेती जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण, जिसके चलते भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का भोजन का जो कार्य है वो संपन्न हो पाता है। आप ही सोचो, अगर कृषि ना हो, एग्रीकल्चर ना हो, खेती ना हो, तो क्या व्यक्ति भोजन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कृषि के आर्थिक महत्व को पहले जानते हैं। इसका अंदाजा आप दो बातों से लगा सकते हैं कि दुनिया की जो 50% आबादी है ना, जो जनसंख्या है ना दुनिया की 50%, वो कृषि कार्य में लगा हुआ है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड का जो टोटल जनसंख्या है, जो लोगों की संख्या है, जो महिला पुरुष और व्यक्तियों की संख्या है, इसका 50% लोग जो है वो आज भी कृषि के कार्य से जुड़ा हुआ है, अर्थात खेती के कार्य से जुड़ा हुआ है। जिसमें से भारत के 2/3 आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करते हैं। खासकर अगर हम भारत की बात करें तो आपको पता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। खेती यहाँ की प्रधानता है और अच्छी खेती भी होती है। हमारे यहाँ की जमीन जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। इस मुद्दों की बातों से आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया का एक बहुत बड़ा जनसंख्या जो है वो वर्तमान समय में भी, अभी के समय में भी कृषि के साथ जुड़ा हुआ है, खेती के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे कृषि तंत्र के बारे में कि कृषि तंत्र क्या होता है। कृषि तंत्र से आप क्या समझते हैं? कृषि एक तरह का तंत्र है, एक तरह का परिवेश है जिसमें कई निवेश और प्रक्रियाएं शामिल होती है। कई निवेश मतलब पूंजी को इन्वेस्ट करना होता है। आपको पता है ना, अगर आपको खेती करना है तो आपको उर्वरक लेना पड़ेगा, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, बिजली चाहिए, इसके अलावा बीज चाहिए, वर्कर चाहिए, मशीनें चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब निवेश है, इन्वेस्ट है। तो ये कृषि तंत्र में क्या होता है कि जिसमें कई प्रकार के निवेश और प्रक्रियाएं शामिल है, जैसे कि मशीन हो गया, बीज हो गया, खाद कृषि में निवेश किया जाता है तब जाके कृषि का काम संपन्न होता है। जुताई के लिए हो, सिंचाई के लिए हो, कटाई के लिए हो, ये सब कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं। जब आप कृषि करोगे तो आपको इन सभी प्रक्रियाओं को करना पड़ेगा। कृषि में यही सब काम आता है जिससे फसल उत्पादन किया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों के माध्यम से फसलों का उत्पादन संभव हो पाता है, अर्थात हो पाता है। पॉइंट हमारा कहता है कृषि के प्रकार। अब आप जान लीजिए कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कितने प्रकार की कृषि होती है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है खेती दो प्रकार की होती है। पहला तो है निर्वाह कृषि और दूसरा है व्यावसायिक कृषि। देखिए व्यावसायिक कृषि और निर्वाह कृषि को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों जो कृषि के प्रकार है ना, जो टाइप्स हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, खासकर क्लास 8 के बच्चों के लिए।
क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे देखे हैं, बच्चों के लिए ना, खासकर 8वीं 7वीं और छठी क्लास के बच्चों के लिए बहुत कम ही ऐसे वीडियोस हैं जिनमें उनको सही तरीके से इन चीजों को समझाया गया है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि निर्वाह कृषि क्या होता है। निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? जब परिवार का पेट पालने भर के उद्देश्य से खेती की जाती है, मतलब ऐसा एग्रीकल्चर, ऐसा खेती जो बहुत ही बड़े स्तर पे नहीं होता है, इतना ही खेती होता है जिसके माध्यम से आप अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। कई बार आपने गांव में देखा होगा कि घर के आसपास जो छोटी छोटी जमीनें होती है उस पे हम सब्जियां उगा लेते हैं, हल्दी उगा लेते हैं, या फिर धनिया का पत्ता उगा लेते हैं, या परवल, गोभी, बैंगन, ये सारी चीजों को लगा के अपने घर के उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की खेती में साधारण टेक्नोलॉजी और घर के सदस्यों के श्रम का इस्तेमाल होता है। बाहर से मजदूर बुलाने की जरूरत नहीं होती, ट्रैक्टर बुलाने की जरूरत नहीं होती, अर्थात किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है। ये घर के लोग ही खुरपी, फावड़ा, कुल्हाड़ी के माध्यम से ही ये सारी खेतियों को निपटा लेते हैं। इसमें जो जमीन होती है वो छोटी होती है, बहुत बड़े जमीन पर यहाँ पे खेती नहीं होती और पैदावार भी कम होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है। जो निर्वाह कृषि है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि जो कृषि है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है निर्वाह कृषि और दूसरा था व्यावसायिक कृषि। तो यहाँ पे निर्वाह कृषि आपको समझा दिया गया है, और जो निर्वाह कृषि है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। ये नंबर 1 पे ये निर्वाह कृषि के प्रकार हैं, जिसमें गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि के बारे में आपको जानना है। अब सबसे पहले हम गहन निर्वाह कृषि के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इस तरह की खेती में जमीन का आकार छोटा होता है, मतलब छोटे से जमीन के ऊपर हम खेती करते हैं। साधारण औजार और अधिक श्रम का इस्तेमाल होता है, मतलब नॉर्मली जो खुरपी वगैरह होता है, हसुआ होता है, इन्हीं सब के माध्यम से हम छोटे जमीन के टुकड़ों पे अपने अपने परिवार के लिए और अपने लिए खेती करते हैं। जिस स्थानों की जमीन बहुत ही उपजाऊ होती है और जहां साल के अधिकतर दिनों अच्छी धूप मिलती है, इस तरह की खेती के लिए सही होते हैं। मतलब हम ऐसे जमीन को, ऐसे लैंड को चूज करते हैं जहां पे सालों भर धूप आती रहे और वो जमीन भी उपजाऊ होनी चाहिए। सही जलवायु होने पर किसान एक वर्ष में एक से अधिक भी फसल उगा लेता है। कई बार आपने देखा होगा मक्का, मूली, बाजरा एक ही साथ लोग खेती कर लेते हैं। इस तरह की खेती का मुख्य फसल जो है वो धान होता है। इसके अलावा गेहूं भी होता है, मक्का भी होता है, दाल और तिलहन भी फसल उगाई जाती है। मतलब एक ही खेत पे इन अलग अलग फसलों को उगाया जाता है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के मानसून वाले इलाकों में गहन निर्वाह कृषि जो है वो काफी लोकप्रिय है। खासकर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यह कृषि बहुत ही लोकप्रिय है, ऐसी कृषि भारत में की जाती है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है आदिम निर्वाह कृषि। अब इस तरह के कृषि के उदाहरण है स्थानांतरित कृषि या चलवासी पशुचालन। अब क्या होता है स्थानांतरित कृषि? कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक जमीन के टुकड़े को अच्छे से साफ वगैरह करके उस पर कृषि करते हैं, कुछ समय उस पर कृषि करके फिर वापस दूसरे जमीन के टुकड़े पे चले जाते हैं। या पशुचालन शामिल होता है, मतलब पशुओं को एक जगह रखना, फिर थोड़े दिन के बाद अलग जगहों पे चला जाना, फिर उसके बाद अलग जगहों पे चला जाना। तो ये आदिम निर्वाह कृषि है और गहन निर्वाह कृषि है, जो इसी निर्वाह कृषि के दो अलग अलग प्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्थानांतरित कृषि। अब क्या होता है स्थानांतरित कृषि? इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में स्थानांतरित कृषि को ही हम झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि झूम खेती किसे कहते हैं, या फिर झूम कृषि किसे कहते हैं, या फिर स्थानांतरित कृषि क्या होता है। तो ये तीनों एक ही मुद्दा है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्थानांतरित खेती में जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर से जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको काट कर, जलाकर उस जगह को अच्छे से सफाई की जाती है। उसके बाद मिट्टी को उसी राख में मिला दिया जाता है। जिस पेड़ पौधों को काटा जाता है उसको जलाने के बाद जो राख तैयार होता है, जो उसके अवशेष तैयार होते हैं, उसको उसी मिट्टी में मिला दिया जाता है और बीज को वहां पे छिड़का जाता है। फिर 1-2 वर्ष के बाद उस जमीन को परती छोड़ दिया जाता है, मतलब खाली छोड़ दिया जाता है, और किसी नई जमीन को साफ किया जाता है। फिर वही प्रक्रिया किसी नई जमीन के साथ किया जाता है, वहां के जंगलों को काटना, फिर उसको जलाना, उसके राखों को मिट्टी में मिलाना और फिर उस पर बीज लगाना। इस तरह की जो खेती है वो भारत के जंगलों और अमेजन उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर में किया जाता है। ये जो स्थानांतरित कृषि है
या झूम कृषि है, ये सभी दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वोत्तर के साइड में किया जाता है। पॉइंट हमारा कहता है चलवासी पशुचारण। इस तरह के कृषि में लगे हुए लोग मवेशी, भेड़, बकरियां, ऊंट वगैरह को पालते हैं। चलवासी पशुचारण कहने का मतलब है कि पहले तो पशुचारण का मतलब है कि जो ऐसे व्यक्ति जो पशुओं को पालते हों और उनके चराने के लिए, मतलब उनके चारा के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर आते जाते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो मवेशी में भेड़, बकरियां, ऊंट वगैरह को पालते, नए चारागाहों की तलाश में ये गरेड़िए जगह जगह घूमते रहते हैं। इस तरह पशुचारण करने वाले लोग सहारा से कुछ भाग, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी रहते हैं। ऐसे ही लोगों को चलवासी पशुचारण के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वाणिज्यिक कृषि भी आपके लिए वीवीआई पॉइंट रहेगा, यह भी महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन जो होता है वो बाजार में खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। मैंने आपको शुरुआत में यहाँ पे समझाया था कि निर्वाह कृषि जो था वो सिर्फ अपने परिवार को पेट चलाने के लिए या फिर अपने परिवार के उपयोग के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम वाणिज्यिक कृषि की बात करेंगे तो यहाँ पे वाणिज्यिक कृषि उत्पादित किए गए फसलों को या पशुओं से जो प्राप्त होता है डेयरी के पदार्थ जैसे दूध हो गया, घी, छाछ, मक्खन, दही, पनीर, बटर, ये सारी चीजें, इनका उपयोग बेचने और खरीदने के लिए किया जाता है। तो इसे हम वाणिज्यिक कृषि के रूप में जानते हैं। इसमें बहुत बड़ा खेती का क्षेत्र होता है, बहुत बड़े भूभाग पे खेती किया जाता है, अधिक पैसे का उपयोग किया जाता है, खेतों में काम ज्यादा से ज्यादा मशीनों के द्वारा किया जाता है। जैसे हरियाणा, पंजाब में आपने गेहूं वगैरह का फसलों को देखा होगा। तो वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि तीनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य के कारण उगाई जाती है। वाणिज्यिक उद्देश्य कहने का मतलब है व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है। जैसे गेहूं, मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर में बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं, मतलब आबादी कम है और बहुत ज्यादा जमीन भूभाग है यहाँ पे, जहां पे बड़ी मात्रा में कृषि को किया जाता है। अत्यधिक ठंड वर्धन काल से बाधित करती है और केवल एक ही फसल यहाँ पे उगाई जाती है। जब जगह तो बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पे अधिक ठंड होने के कारण केवल और केवल एक ही फसलों को किया जाता है। वहीं पे अगर हम मिश्रित कृषि की बात करें तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि कहने का मतलब है इसमें भोजन, अपने खाने पीने की चीजें और जो जानवर हम पालते हैं उस समय में उनके चारों के लिए हम फसलों को उगाते थे। यह पूर्वी यूरोप के जगह में या फिर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में या अर्जेंटीना या दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में मिश्रित कृषि जो है वो काफी प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होता है? रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है और इस कृषि में चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है, मतलब एक ही फसल उगाया जाता है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम, मतलब काम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा लेबर का वर्क होता है, पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे भी इन्वेस्टमेंट होते हैं। उत्पादन का जो प्रसंस्करण है वो खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। जब भी ये उत्पादन किया जाता है, इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो आसपास में ही इसको सही तरीके से साफ सफाई करके पैकेजिंग कर लिया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, मतलब चीजों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए वहां पे संसाधन की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व में उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होते हैं, जैसे कि मलेशिया में रबर है, ब्राजील में कहवा है, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सारे जो हैं वो रोपण कृषि है। अब हम मुख्य फसलों की बात कर लेते हैं। मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। जिस प्रकार से जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो इनके पेट को भरने के लिए अलग अलग प्रकार के फसलों की भी खेती होती है। फसलों के लिए कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं।
जूट और कपास मुख्य रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसल है। पेय मतलब होता है पीने वाला फसल। चाय को आप पीते हैं, इसके अलावा जो कहवा है उसे भी पिया जाता है। इस स्लाइड में कुछ प्रमुख फसलों के नाम दिए गए हैं, जैसे चाय है, गेहूं है, चावल है, मिलेट है, मक्का है, कपास है, पटसन है, कॉफी है। तो ये वो फसलें हैं जो भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों में भी मुख्य फसलों के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कृषि का विकास। अब कृषि का विकास का संबंध जो है वो बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास से। जिस प्रकार से आज जनसंख्या पूरे विश्व में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो इनके पेट पालने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रौद्योगिकी और अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन सभी बढ़ती जनसंख्या के लोगों का पेट पालने का काम किया जा रहा है। इसलिए इसको हम कृषि का विकास कहते हैं। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र का विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई की सुविधा उत्पन्न करके, उर्वरकों की उच्च उपज देने वाले बीज का उपयोग करके, कृषि का मशीनीकरण और कृषि के विकास का एक अन्य पहलू, मतलब उत्तम बीज का उपयोग करो, अच्छे उर्वरक का उपयोग करो, सिंचाई ज्यादा करो, कम जगह में ज्यादा से ज्यादा बीजों का इस्तेमाल करके हम कृषि का विकास कर सकते हैं, ताकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इनके भोजन का प्रबंध भी सही तरीके से हो जाए। अब हम एक छोटी सी स्टोरी इसी बुक से ले रखे हैं। जैसे भारत का एक फॉर्म है। फॉर्म का मतलब एक ऐसा जगह जहां पे खेती हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का फॉर्म है। फॉर्म मतलब एक ऐसा जगह, एक ऐसा भूभाग जहां पे खेती की जाती है। उसका आवास मुख्य रूप से गांव में है। वो रहने वाला तो गांव का है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है, मतलब उपजाऊ है। वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं और चावल और दाल को वहां पे उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सहकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। जो कृषि के सलाहकार होते हैं, जो कृषि के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं और सटीक जानकारी देते हैं, जिसके माध्यम से कृषि को और बेहतर बनाया जा सकता है, इससे वो सलाह लेता रहता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है, और कुछ मित्र उसके अभी भी बैलों से ही खेत जोतने की जो परंपरागत विधि है इसका प्रयोग करते हैं। समीप में उसके, मतलब जो खेत है उसके समीप में एक नलकूप है, मतलब एक सिंचाई करने की भी सुविधा वहां पे दी गई है। हम बात कर लेते हैं अमेरिका के एक फॉर्म के बारे में। अभी तो हमने इंडिया के फॉर्म के बारे में बात किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। हमारे भारत में जो फॉर्म होता है, जो जमीन का टुकड़ा होता है, जैसे कि अभी पहले के स्लाइड में हमने बताया है कि 1.5 हेक्टेयर का एक फॉर्म है। यहाँ पे 100 हेक्टेयर का फॉर्म होता है। बहुत बड़े फॉर्म होते हैं अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रारूपक फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। देखिए, कम से कम 250 हेक्टेयर का यहाँ पे एक फॉर्म बताया गया है। किसान सामान्यतः फॉर्म में ही रहता है, मतलब जो उसका जगह है वहीं पे वो रहता भी है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं। अगर अमेरिका की खेती की बात की जाए तो यहाँ पे मक्का उगाया जाता है, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर, ये सब वहां पे उगाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित अयोवा राज्य में एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेतों में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। तो मतलब एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसके पास 300 हेक्टेयर की जमीन है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। वहां पे जो फसल कीड़े वगैरह के कारण जो दिक्कत आ जाती है, फसलें खराब हो जाती है, इससे निपटने के लिए सही तरह के दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 8 सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 3, जिसका नाम था कृषि एग्रीकल्चर, समाप्त हो गया है। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।